हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फाइनल ईयर का पेपर 1 कर रहे हैं, राइट। इसके अंदर हम यूनिट फर्स्ट कर रहे थे। पेपर 1 हमारा सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का है। उसके अंदर यूनिट फर्स्ट हमारी क्रिस्टल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। मुझे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपका एक फिगर बनाया था जब हम क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर कर रहे थे। उस फिगर के अंदर मैंने आपको उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया एक्चुअली। फ़ोन अपने आप ही बंद हो गया था, उसकी वजह से ये रह गया है थोड़ा सा इसका पार्ट। तो मैंने वहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ लेटेस्ट पॉइंट्स बनवाए थे। उन लेटेस्ट पॉइंट्स पे मैंने एक आपको इस तरीके से एक आर और एक आर डैश पोजीशन वेक्टर किसी भी ओ पॉइंट से बनवाए थे। ये हमारा सपोज़ आर वेक्टर है, दूसरा हमने आर डैश माना था। तो इनका रिजल्टेंट मैंने आपको बताया था कि ये हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर का आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसको लिखते हैं तो आपको ये पता है कि जैसे इस तरीके से तो हमने इसका बता दिया, लेकिन जब हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते हैं तो ट्रायंगल लॉ में दिस प्लस दिस ये रिजल्टेंट होता है ना। तो दिस प्लस दिस हमारा ये वाला रिजल्टेंट हमारा इस तरीके से इसके अंदर होता है, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से हमारा रिजल्टेंट इसके अंदर होता है तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि हमारा जो ये रिजल्ट, क्योंकि ट्रायंगल लॉ जैसे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये आर डैश वेक्टर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका आर वेक्टर प्लस में टी वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आर डैश को आर से मतलब एक रिलेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्यों लिखा, क्योंकि हम जब इसके अंदर फॉर्म में बताते हैं तो ये हमारे पास चेंज मतलब इसको इस फॉर्म में किस तरीके से, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो एक एक्सिस का दूसरे उसमें, तो उन दोनों के बीच में कैसे ट्रांसलेशन वेक्टर बता सकते हैं वो देखना है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी सिमेट्री हमारी एग्जिस्ट कर रही है तो उसके लिए एक प्रॉपर पीरियोडिक अरेंजमेंट भी हमारा होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम इस रिलेशन को यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इन ए क्रिस्टल ट्रांसलेशन symmetry exists due to the periodic atomic arrangement. It means the environment of any point having position vector r vector is same to another point having position vector r dash vector, then relation between r and r dash vector can be given as r dash vector is equal to r vector plus t vector. And as we know that the translation vector t vector can be written as n a vector plus n2 b vector plus n3 c vector, where a vector, b vector and c vector are the basis vector, or we can say it the crystal axis, ठीक है। ये हमें सारी चीज़ें पता हैं। तो अगर ये इसके इक्वल होता है तो हमारा जो आर डैश वेक्टर है बिकम्स आर वेक्टर प्लस में n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर। हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला हो गया। अगर हम इसको 2 डायमेंशन में करेंगे तो 2 डायमेंशन में जस्ट ये जो आपने सी वेक्टर लिखा है बेटा, ये सी वेक्टर इसके अंदर नहीं आएगा और सारा का सारा एज इट इज़ आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। और कोई भी क्रिस्टल अगर आपका परफेक्ट क्रिस्टल है उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए।
तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर ए परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, और अगर कोई इम्परफेक्ट क्रिस्टल है उसके लिए आपका आर वेक्टर एंड आर डैश वेक्टर जो है उनका एनवायरनमेंट जो इनके अबाउट होंगे वो हमारे सेम नहीं रहेंगे और ट्रांसलेशन सिमेट्री भी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, समझ रहे हो, आर वेक्टर और आर डैश का जो एनवायरनमेंट है वो क्लियर सेम नहीं रहेगा और वहाँ ट्रांसलेशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर हम ट्रांसलेशन सिमेट्री भी एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इम्परफेक्ट क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि ए बी सी हमारे क्या होते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कैसी होती है और इम्प्रिमिटिव के लिए क्या कंडीशन होती हैं। ठीक है, तो ये वाला और लिख लीजिए, इफ़ vector A vector and B vector are chosen in such a way that n1 and n2 are integers, then translation vectors are called primitive translation vector। ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल भी लिखवा देती हूँ, वो आपका हो जाएगा टी वेक्टर इज इक्वल टू 3a वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2 जो आपके हैं n1 और n2 ये क्या है, आपके इंटीजर फॉर्म के हैं, तब आपने उसको क्या बोला है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। अगर मैं ये कह दूं कि वो हमारे जो इंटीजर है वो हमारे किसके फॉर्म में, वो सॉरी n1 और n2 जो हैं वो हमारे इंटीजर फॉर्म के नहीं है, अगर n1 एंड n2 आर नॉट इंटीजर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, क्या कहलाएंगे बेटा, ये नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। तो उसका जो ट्रांसलेशन वेक्टर है उसका एग्जांपल आप दे सकते हो 3/2a वेक्टर प्लस में 7/2b वेक्टर। ठीक है, ये किस में आ गए, आपके n1 और n2 आपके फ्रैक्शन बेस में आ गए, तो आप उसके लिए क्या कहोगे कि ये कैसे हैं, आपके नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर हैं। समझ में आया? तो ये पूरा आपको किसके उसमें लिख के आना है, जब आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर आपके क्या होते हैं। यहाँ तक आपको जो मैंने प्रीवियस लेक्चर दिया था वो थोड़ा कट हो गया था क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज भी कम हो गई थी और ये बंद हो गया था इसलिए। ठीक है, तो आप उसको यहाँ तक करोगे। ये लेक्चर आपको प्रीवियस और ये दोनों एक ही दिन प्रोवाइड हो रहा है, इसीलिए किया जा रहा है ताकि ये कंप्लीट आप कर सको। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर चलते, मतलब नेक्स्ट आपका पार्ट चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट इसका क्या रहेगा, मैंने आपको बताया था, इसके बाद यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव सेल करना है। तो चलिए यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल के पास चलते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, 1 मिनट। चलिए, यूनिट सेल। अब आपको ये देखना है कि ये जो हमने यूनिट सेल लिखा है ये एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, यूनिट सेल क्या होता है ये चीज़ समझनी है ना। तो देखो, हम क्या करते हैं, सपोज़ आपने कोई भी इसके अंदर एक चीज़ बना ली, ठीक है, इस तरीके से हमारी कोई भी फॉर्म बननी है। आपको ये पता है कि ये जो आपका पार्ट बन रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये सपोज़ एक पूरा क्रिस्टल हो गया, ये क्या हो गया, एक पूरा क्रिस्टल हो गया। आपको पता है कि ये वाला जो पैटर्न है ना, ये एक लेटिस पॉइंट नहीं है,
या एक आप ट्रांसलेशन वेक्टर भी नहीं ले रहे हो, ये पूरा एक कंबाइन फॉर्म ले रहे हो। तो ये कंबाइन फॉर्म बार बार क्या हो रही है आपकी, देख सकते हो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसी कंबाइन फॉर्म को जो रिपीट हो रही है, इसको एक सिंगल जो बार बार रिपीट होके वो बना रही है, उसको तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलेंगे कि ये हमारी एक छोटी सी ऐसी चीज़ जो बार बार रिपीट हो जा रही है, ताकि वो क्या बना दे, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना दे, ठीक है। वो उस चीज़ को, उस सिंपल एक स्मॉलेस्ट ब्लॉक को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि यूनिट सेल क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, यूनिट सेल के बारे में बताइएगा कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट ब्लॉक और geometrical figure of a crystal which when repeated again and again along three-dimension direction in space forms the lattice स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, आपका यूनिट सेल होता है, ठीक है। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ये जो हम यूनिट सेल बना रहे हैं, क्या ये मैम ने जैसा बनाया है ऐसा ही रहेगा? नो, ठीक है, ये कोई भी फॉर्म गेन कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म इसकी कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। फॉर्म देखते हैं कौन कौन सी हो सकती हैं। पहले लेटिस बना लीजिए, पहले लेटिस पॉइंट बना लीजिए। लेटिस पॉइंट क्या होते हैं, रिवाइज करेगा कोई मेरे साथ? लेटिस पॉइंट क्या होते हैं बेटा, बताइए, अपने मन मन में बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज़ यहाँ तक तो जा नहीं सकती है मेरे तक, है ना। तो बताइए लेटिस पॉइंट क्या होते हैं। लेटिस पॉइंट वो पॉइंट्स जिनका एनवायरनमेंट सबका सेम सेम होता है, ठीक है। और जब ये बेसिस पॉइंट से मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे बेसिस पॉइंट से मिलने के बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। अब आप देखिए कि कौन कौन से फॉर्म इसके अंदर बन सकते हैं। देखो, एक तो ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। एक क्या बना सकते हो, ये फॉर्म बार बार रिपीट करवा सकते हो, ठीक है। एक क्या करवा सकते हो, इसके अंदर कौन सी फॉर्म रिपीट करवा सकते हो, ये वाली बन गई, ये वाली बन गई, और इस तरीके की फॉर्म करवा सकते हो। तो आप किसी भी फॉर्म को बार बार यहाँ रिपीट करवा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख लीजिए कि अगर आपने कोई भी यूनिट सेल ले लिया तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उसकी होनी चाहिए जब आप उसको यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिट सेल, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है बेटा। एक तो सबसे पहले वॉल्यूम, ठीक है। किसी भी इस टाइप का शेप जो आपका यूनिट सेल, जो आप सेल लेके चल रहे हो, उसका जो वॉल्यूम होता है वो आप किससे बता, जैसे एरिया तो आपको पता है ए क्रॉस बी, ठीक है, उससे बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम जैसे ये हो गया, ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर ट्रायंगल करके चलते हैं तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी कर देते हैं, है ना, ऐसे ही करके निकालते हैं। लेकिन वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, जो तीसरी एक्सिस होती है उसको भी लेना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और वो क्या होता है आपका ए डॉट बी क्रॉस सी होता है ना। तो इसका मतलब जो हमारा वॉल्यूम रहेगा आपका यूनिट सेल का, वो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट से दिया जाएगा, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी से दिया जाएगा। और ये आपका जो सेल होता है वो शॉर्टेस्ट साइज़ का रहता है। तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ ए सेल with shortest size whose area can be found as A cross B and whose volume
कैन बी डिटरमाइंड बाय, यहाँ लिख दूँ A.B×C, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट इसका पॉइंट इसके क्या है कि इसके अंदर जो लैटिस पॉइंट है वो सिर्फ किसके ऊपर होने चाहिए, इसके कॉर्नर्स पे, ठीक है। एक्चुअली ये जो आपकी जो मैंने पॉइंट बताया है ये आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल का भी रहता है कि वो भी यही कहता है कि एक तो शॉर्टेस्ट होना चाहिए और पॉइंट्स केवल किस पे होने चाहिए, अपने कॉर्नर पे होने चाहिए। अगर कॉर्नर का मतलब जैसे ये देख पा रहे हो, ठीक है, इसका ये वाला तो आया ही नहीं, हमारी लाइन के बीच में नहीं आया ना, ये वाला पॉइंट हमारी लाइन के बीच में नहीं आया है। आप बनाना चाहो तो इस तरीके से भी तो कर सकते थे, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये भी तो बन सकता था, है ना। लेकिन इन लाइंस के बीच में ये वाला जो एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये आपका यूनिट सेल के प्रिमिटिव सेल का नहीं होगा, क्योंकि प्रिमिटिव सेल और यूनिट सेल एज ये बोला जाता है कि ये हमारा कैसा होता है, आपके कॉर्नर्स पे ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे द लैटिस पॉइंट lie only at the corner in a unit cell, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा कि जो यूनिट सेल है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल साइड लेके चलेगा, ठीक है। तो यूनिट सेल selected in a crystal has the shortest possible sides, ठीक है। इसका शॉर्टेस्ट पॉसिबल साइड्स आपका ये होगा। अब बात आती है अपने कि हम किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव की, ठीक है। तो प्रिमिटिव हमारा ये कहता है कि एक तो हमारे सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए और लैटिस पॉइंट सिर्फ आपके यूनिट सेल के कॉर्नर पे होने चाहिए, तब उस टाइप के यूनिट सेल को आप क्या कहोगे, प्रिमिटिव सेल कहोगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रिमिटिव सेल, यानी ये जो मैंने बनवाया था ना ये वाला या ये वाला जिसके सिर्फ कॉर्नर पे है, शॉर्टेस्ट वॉल्यूम लेके चल रहा है, ठीक है, और हर एक पैरामीटर्स जो आपके ABCs के अंदर रहेंगे, सेट जो रहेगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा, किसी दूसरे के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ये भी बता दूंगी कि 3 वेक्टर अगर आपको दिए हुए हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट आप कैसे उसके फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए प्रिमिटिव सेल की। Primitive cell, a type of unit cell which contains lattice points at corners only and has a minimum volume and set of linearly independent vectors, A vectors, B vectors and C vectors that define a primitive unit cell are called primitive basis vector। यानी कि आप इसको क्या बोलते थे, ट्रांसलेशन वेक्टर, और बेसिस वेक्टर का नाम दिया था। अब अगर आप ABC को प्रिमिटिव यूनिट सेल के वेक्टर्स बोल रहे हो तो इसको हम प्रिमिटिव बेसिस वेक्टर भी बोल सकते हैं, ये कहना चाह रही हूँ मैं। और इसके अंदर जो आप डायग्राम बनाओगे वो सिर्फ या तो ये वाला डायग्राम बना के आओगे या ये वाला डायग्राम बना के आओगे। ये जो होता है जिसके कॉर्नर्स प्लस में इसके सेंटर में यहाँ पे भी लाई कर रहे हैं, जो इसको ज्वाइन कर रही है लाइन, ये इस टाइप के आपके इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा।
इस टाइप का एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये किस में होगा? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो अगर आपको उसका पूछेगा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? आप लिख लोगे ना नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, मैं जस्ट बता रही हूँ, बस इसमें लिख लेना, ठीक है। क्या लिखोगे? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन आप लिखोगे कि जो हमारा एक ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर आपके जो लेटिस पॉइंट्स हैं वो ना केवल कॉर्नर पे हैं बल्कि बीच में यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इस टाइप के सेल यूनिट सेल को हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप के उसको क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। और जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है उसका लार्जर एरिया होता है, इसका तो मिनिमम एरिया लेके चलते हैं और इसको लार्जर एरिया आपका हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के उसको आप ये बोलते हैं। और एक इसका ये वाला फिगर बना सकते हो, तो मैं बनवा देती हूँ, कभी आप यूँ कहो कि भाई बनवाया नहीं तो मैं बनवा देती हूँ। चलिए लिखिए, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में लिखिए, ए टाइप ऑफ यूनिट सेल which contains lattice point not only at corners but also at the middle and having larger area is known as non primitive unit cell। For example, जैसे ये रफली बना रही हूँ, आप प्रॉपर वे से इसको, क्योंकि फिगर में ना ये ध्यान दिया जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप इस तरीके का करके बना के आ सकते हो, ठीक है। तो ये किसका फिगर हो गया? आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का हो गया है, ठीक है। और जो वॉल्यूम रहता है आपका यूनिट सेल का वो मैं बता ही चुकी हूँ, A.B×C से निकाला जा सकता है और ये साइक्लिक प्रोसेस में होता है। ये जो आपका A.B×C है ये साइक्लिक प्रोसेस में रहता है, ये आप B.C×A से लिख सकते हो, ठीक है। और C.A×B करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। B×A इस तरीके से ये साइक्लिक प्रोसेस चलती जाएगी। जैसे ये BC हो गया, ये CA हो गया और फिर ये AB हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा? AB आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको साइक्लिक प्रोसेस में भी कर सकते हैं। तो ये अपना क्या रहता है, स्केलर ट्रिपल जो प्रोडक्ट आता है वो इस तरीके से अपना रहता है। तो आप किसी भी उसको करके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये वाला पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको आपा करेंगे इसके अंदर विंगर सीड सेल्स, ठीक है। अभी कर लेते हैं, ये छोटे टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद सिमेट्री वाला बच जाएगा एक तो आपका, और एक आपका ब्रेवियस लैटिस इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। सिर्फ ये 3 टॉपिक बच जाएंगे। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, सिर्फ 3 टॉपिक बचे हुए हैं। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए विंगर सीड्स प्रिमिटिव सेल। हेडिंग डालिए विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल। विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल, ठीक है। विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल बस इतना कहता है बच्चों, बस इतना कहता है कि जैसे बहुत सारे लैटिस पॉइंट है, उन सारे लैटिस पॉइंट्स में से एक लैटिस पॉइंट को कंसिडर कर लो, ठीक है। एक लैटिस पॉइंट कंसिडर करने के बाद डिफरेंट साइड में जो भी लैटिस पॉइंट थे उन सबको इस लैटिस पॉइंट से क्या कर दो? कनेक्ट कर दो। उस लैटिस पॉइंट से क्या कर दो? कनेक्ट करने की कोशिश कर दो, ठीक है। और फिर वहाँ से क्या कर दो? हर एक पॉइंट के ऊपर इस तरीके से क्या कर दो?
परपेंडिकुलर डालना स्टार्ट कर दो। इस तरीके से यहाँ से जैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरीके से परपेंडिकुलर डालना स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है। इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर डालते डालते जो शॉर्टेस्ट ये अपने पास वॉल्यूम आएगा, ठीक है, ये जो अपना नया जो प्रिमिटिव सेल बना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम का, शॉर्टेस्ट वॉल्यूम का, इसको हम क्या बोलते हैं, विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल बोलते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी यहाँ किया है यही हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इसको फॉर्म करने के जो स्टेप्स हैं वो यही हैं, ठीक है। तो आप ये लिखोगे, क्या लिखोगे, वी कैन ड्रॉ इट बाय यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। तो लिखिए, देयर आर मैनी methods to choose a primitive cell in a given lattice. One of the most popular method is विग्नर सीड्स, ठीक है, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना, विग्नर सीड्स, ठीक है। द प्रिमिटिव सेल कंस्ट्रक्टेड बाय दिस मेथड इज known as Wigner seeds primitive cell, and the procedure to form this Wigner seeds primitive cell is as follows. अब लिखिएगा, the procedure to form this is as follows. What points must be taken? Choose a lattice point. Choose a lattice point as origin and connect it to all the nearby lattice points by drawing lines. देखो हमने यही किया था, हमने एक पॉइंट, बहुत सारे में से पहले तो एक पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर किया, ठीक है। उस ओरिजिन को जो यहाँ मैंने और लेटेस पॉइंट थे उन सब से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया था, उन सब से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद लिखिए सेकंड पॉइंट, इसके लिए सेकंड पॉइंट, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ all of these points, या लाइन पे से डाल रहे थे ना, पॉइंट्स करके लाइन तो बना दी, फिर उन लाइंस के ऊपर बाइसेक्टर कर रहे थे, these lines, ठीक है। और जो हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो अपना आया था, सेल बन के आया है, उसको हम क्या बोलते हैं, विंगर सीड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे, द परपेंडिकुलर bisectors bound the Wigner seed cell, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम आएगा आप उसको बोल ही रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसने जो प्रिमिटिव सेल बना था ना उसको पूरा बाइसेक्टर ने उसको बाउंड कर दिया, तो जो सेल बना है स्मॉलेस्ट वॉल्यूम का उसको हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, द smallest volume enclosed by the
normal is a primitive cell and is known as Wigner Seeds primitive cell। ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है, विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल रहता है। अब ये तो आपने अपना सिंपल उसमें निकाला था, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट उसमें, ठीक है। अब कई कई चीज़ों में क्या होता है बेटा, हमारा रेसिप्रोकल स्पेस भी हमें लेना पड़ता है। जैसे आप इस यूनिट में देखोगे ना, तो यूनिट में मैंने आपको जैसे दिखाया होगा आपके सिलेबस के अंदर, एक बार मैं दोबारा से शो कर देती हूँ आपको इसका सिलेबस। देखो, मैंने आपको ये बोला था कि बेटा यहाँ पे आप पहले ये पढ़ोगे, फिर इसके प्लेन जानेंगे, ये तो आपके डायरेक्ट स्पेस में हो गया। फिर हम उसका रेसिप्रोकल में लेके चलेंगे और फिर रेसिप्रोकल में अपना क्या उसके सभी के पॉइंट्स रहते हैं, वेक्टर कैसे निकलते हैं, रेसिप्रोकल स्पेस क्या होता है, वहाँ पे वो चीज़ देखेंगे, है ना, बताया था ना। तो इसका मतलब आपने अभी जो निकाला है, जो प्रिमिटिव सेल निकाला है, वो आपके डायरेक्ट स्पेस में निकाला है। अगर इसको हम रेसिप्रोकल स्पेस में निकालना चाहेंगे तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रिलियन जॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिलियन जॉन बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यहां हेडिंग डाल लीजिए, ब्रिलियन जॉन। ये दो दो पॉइंट के जो क्वेश्चंस आते हैं, या बहुत सारे क्वेश्चंस को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है, वो इसी के से ही बनाता है। तो आप लिखिए, it is defined as a Wigner seeds cell in the reciprocal space। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। और जितने भी हमारी सॉलिड स्टेट थ्योरी होती है वो सारी की सारी हमारी रेसिप्रोकल के उसमें ही होती हैं। तो इसीलिए रेसिप्रोकल में स्पेस आप ब्रिलियन जॉन के उसमें कह रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए सारी की सारी किसके ऊपर बेस्ड होती है, ब्रिलियन जॉन के ऊपर ही होती हैं। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि ऑल द सॉलिड स्टेट थ्योरी इज बेस्ड ऑन ब्रिलियन जॉन। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी किसके ऊपर, ब्रिलियन, स्पेलिंग देख लो एक बारी, OUIN, यही लिखाई दे ना मेरे ऊपर भी। ठीक है, ब्रिलियन, ठीक है, ये जॉन, ये वाली हमारी हो गई है। अब एक और कुछ जैसे आपने यूनिट सेल ली थी ना, तो यूनिट सेल के अंदर कुछ और भी हमारे इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, जैसे आपने ABC को जैसे आपने लिखा था तो वहाँ उसको प्रिमिटिव्स वेक्टर बोल दिए थे, है ना, वैसे ही एंगल्स भी आते हैं उसके अंदर और XYZ एक्सिस भी आती हैं, तो उनके भी उसने नाम दे रखे हैं अलग से, उनको भी लिख लो क्योंकि एग्जाम में उनको भी पूछ लिया जाता है, उनको भी पूछ लिया जाता है। तो पहले एक बारी एक क्यूब बना देते हैं। सपोज ये क्यूब हो गया, ठीक है, ये हमारी एक्सिस आ गई हैं। ठीक है भाई, एक्सिस आ गई है। यहाँ हमने ले लिया कि ये एक्स है, ये हमारा वाई है और ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, हमने ये कह दिया एक एंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। ठीक है, और इस वाले साइड का जो ये वाला पोर्शन होगा इसको ए वेक्टर बोल देते हैं, वाई वाले की साइड पे इसको क्या बोल देते हैं, सी बोल दे, वाई ये मान लेते हैं ना, और जेड इसको मान लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा, बी हो गया, और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए और सी के बीच का गामा एंगल हो गया। ठीक है, ए और बी के बीच का कितना हो गया, अल्फा हो गया। बी और सी के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये तीन चीज़ें दिख रही हैं आपको, एक तो एक्स, वाई और जेड। ठीक है, एक्स, वाई, जेड, इनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। ठीक है, ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये जो वेक्टर्स मैंने बोले हुए हैं इनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। करेक्ट,
फिर हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा, इन एंगल्स को भी अलग नाम दिया जाता है। तो जब हम यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं तो हमसे 3 पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हो गए उनको लिख लीजिए। फर्स्ट आपका इसके अंदर आता है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कौन सी होती हैं? जो लाइंस हमारी तीनों फेस के यूनिट सेल के ऊपर से जा रही थी, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो ड्रॉ हो रही हैं एक्स वाई जेड वाली, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। यानी कि ये जो एक्स वाई जेड हैं आपकी, इनको ही क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बोली जाएगी। तो आप इसके अंदर क्या लिखेंगे? इसके अंदर लिखिएगा द लाइन drawn parallel to the line of intersection of any three faces of a unit cell which do not lie in the same plane, that means they are perpendicular to each other, ठीक है, are called crystallographic axis, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड, ठीक है, ये क्या है आपकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हो गई। अब हेडिंग डाल लीजिए सेकंड, इंटरफेशियल एंगल्स। ये तो नाम से क्लियर होगा आपको, यानी कि जो इनके बीच में ये जो एंगल्स बन रहे हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? इंटरफेशियल एंगल्स। तो आप लिख लोगे द एंगल्स बिटवीन दीज 3 crystallographic axis is known as interfacial angle such as alpha, beta, gamma, ठीक है। लिख लेना इसकी डेफिनेशन, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लिख लो द एंगल्स बिटवीन दीज 3 crystallographic axis. These 3 crystallographic axis is known as interfacial angle such as alpha, beta and gamma are the example of this, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर थर्ड लिखिए प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव्स क्या है? जो तीनों साइड्स हमारी आ रही थी इसके अंदर यूनिट सेल की, वही क्या कहेंगे? प्रिमिटिव ऑफ द यूनिट सेल। जैसे ए बी सी आपने इसके अंदर लिखी है, तो इसकी मैं लिखवा देती हूँ डेफिनेशन। The 3 sides of unit cell are known as primitive of unit cell. For example, A, B, C, ठीक है। इनको वेक्टर की फॉर्म में मत लिखो क्योंकि इसने हमें प्रॉपर वेक्टर की फॉर्म में नहीं बोल रखा, ठीक है। तो वेक्टर की फॉर्म में मत लिखना इनको। अगर वैसे लिखेंगे एक ट्रांसलेशन वेक्टर की फॉर्म में, तो ये आई एक्सिस के अलोंग था, तो मैं इसको ए आई और सी दूसरे के साथ वाई जेड के लिए, और बी जो है वो जे के साथ में कर दूंगी, ठीक है। सी के कैप के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में उस टाइम में दिखा देंगे आप इसको। तो ये आपके किसके हो गए? लैटिस पैरामीटर ऑफ ए यूनिट सेल, ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके लिए आप यहाँ हेडिंग डाल के लिखोगे लैटिस पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट लैटिस पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, यानी कि हमें इन पॉइंट्स का, लैटिस जो यूनिट सेल है उसमें इन पॉइंट्स का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब सिर्फ हमारे 3 टॉपिक्स रह गए हैं। दिखाऊं मैं? देखो,
क्रिस्टलाइन एंड ग्लासी फॉर्म्स हो गए हैं, यानी कि क्रिस्टल अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंप्लीट, लिक्विड क्रिस्टल कंप्लीट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंप्लीट, periodicity कंप्लीट, lattice and basis complete, crystal translation vector and axis complete, unit cell complete, primitive cell complete, Wigner seeds primitive cell complete। ठीक है, अब सिर्फ क्या रह गए, सिमेट्री ऑपरेशन फॉर ए 2 डायमेंशन क्रिस्टल, ब्रेवियस लैटिस इन 2 and 3 डायमेंशन। सिर्फ ये 2 टॉपिक रह गए हैं, इनको अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।